वेलकम टू इंडियन फाइट जिंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहा है तो बता दूँ ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, ब्ला 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 ब्ला। चलिए पहली खबर पे चलते हैं। पहली खबर जॉन जोन्स को लेकर है। क्या बताऊँ यार, मैं इस आदमी के बारे में रोज़ रोज़ बात नहीं करना पड़ता, बट मेरे पर दबाव आता है कि मैं इसके बारे में बात करूँ। जॉन जोन्स ने हाल ही में बहुत सारी बातें कही। पहली बार उसने ये कहा कि जितना ज़्यादा तुम चिल्लाओगे उतना ज़्यादा मेरा पैसा बढ़ेगा, जिससे मैं एग्री करता हूँ। आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि यूएफसी स्ट्रिप क्यों नहीं करती जॉन जोन्स को? टॉम एस्पिनॉल किसी और को चैलेंज क्यों नहीं करता, आगे क्यों नहीं बढ़ता? इसके कारण बहुत सिंपल से हैं दोस्तों। पहली बात, टॉम एस्पिनॉल अगर किसी और को चैलेंज करेगा और आगे बढ़ेगा तो ऐसा है कि उसकी लेगेसी बन जाएगी, बट उसकी लेगेसी में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि उसने जॉन जोन्स को नहीं हराया है। दूसरी तरफ अगर यूएफसी जॉन जोन्स को स्ट्रिप करेगी तो जॉन जोन्स जो है नेक्स्ट फाइट करने से मना कर देगा। और यूएफसी को भी पता है कि टॉम एस्पिनॉल के खाते में अगर जॉन जोन्स वाली जीत नहीं आती है तो वो खाता अधूरा रहेगा। और इन सारी चीज़ों को जॉन जोन्स बहुत अच्छी तरह जानता है। और क्योंकि जैसे कि ना मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग जॉन जोन्स इज अ पीस ऑफ शिट, बट एज अ फाइटर जॉन जोन्स एक नंबर फाइटर है। वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एक और बात जो आपको समझनी होगी वो ये है कि जॉन जोन्स के साथ हमेशा सही नहीं किया है यूएफसी ने। जॉन जोन्स को कभी पर फाइट मॉडल में डाला, कभी पेपर व्यू परसेंटेज मॉडल में डाला। दोनों ही मॉडल में डालने के बाद जॉन जोन्स की इतनी कमाई नहीं हुई जितनी दूसरी गेम्स के चैंपियंस की होती है, और वो भी ऐसा चैंपियन जो अनडिफीटेड है। आपको याद है एक बार डीना वाइट ने इस बात का मजाक उड़ाया था कि डियोंटे वाइल्डर मनी चाहिए जॉन जोन्स को। यार डियोंटे वाइल्डर की औकात ही क्या है जॉन जोन्स के सामने? ये बात अलग है कि उसका बॉक्सिंग है, ठीक है ना, बॉक्सिंग है, इस वजह से उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो ठीक है। बॉक्सिंग में अगर डियोंटे वाइल्डर को $30 मिलियन मिलते हैं तो जॉन जोन्स को $5 मिलियन देने की तो बनती है ना। तो जॉन जोन्स ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से सहन करते आ रहा है, और अब पहली बार उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो वो पूरा ही निचोड़ लेगा। और ऐसे ही मैं जॉन जोन्स ने एक और बात कह दी कि भाई आई एम डन विथ फाइटिंग। तो ये सारी बकर है कि पूरे एमएमए में चलने लगी कि जॉन जोन्स ने कहा कि वो रिटायरमेंट ले रहा है। कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहा है यार, ये सब चूतियापा है और ये सब चलता रहता है। बॉक्सिंग हो या एमएमए हो या कॉम्बैट स्पोर्ट का और भी जो हो, ठीक है ना, फाइटर्स को रेलेवेंट बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए बकचोदी करते रहते हैं। अगर मैं टाइसन फ्यूरी का रिटायरमेंट गिनता ना, मैं तो गिनते गिनते ही थक जाता। होजे अल्डो ने पहली बार नहीं दूसरी बार रिटायरमेंट लिया, आपको पता है ना। वैसे ही जॉन जोन्स भी रिटायरमेंट ले सकता है। कॉनर मैकग्रेगर पिछले 8 साल से रिटायरमेंट ले रहा है। तो ये सब बकचोदियाँ हैं, इन पर ध्यान मत दो। जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनॉल की फाइट होगी जब जॉन जोन्स को वो मिल जाएगा जो उसको चाहिए, ठीक। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी थोड़ी सी यूएफसी में इसी से जुड़ी हुई है यार। जॉन जोन्स के बारे में जैसे बात चल रही है वैसे इलिया टुपुरी और इस्लाम मकाचेव की बकचोदी खत्म नहीं हो रही है। मैं बताऊं, इस्लाम मकाचेव के ना जितने भी फैन हैं उसमें से 60% एक्स्ट्रा चूती हैं जो सिर्फ इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम मकाचेव उनका रिलीजन का है, या इससे है या उससे है। यार इस्लाम मकाचेव में 1000 क्वालिटी है जिनके लिए आप उसका फ़ैन हो सकते हैं। मैंने आपको एक बार कहा था ना कि इस्लाम मकाचेव से बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हेट करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। मेरा मानना है कि वो चूती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्लाम मकाचेव का अंधा समर्थन करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, वो लोग भी चूती हैं। वैसे ही एक नए प्राणी आए हैं आजकल, इलिया टुपुरिया के फ़ैन। इलिया टुपुरिया के फ़ैन जिनमें चेल सनिन जैसे चूतिया भी शामिल है। देखिए चेल सनिन मेरे को बहुत इंटरटेनिंग लगता है। चेल सनिन जब फाइटिंग कर रहा था ना तो ही वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फाइटर, क्योंकि मुझे पता था कि चेल सनिन जो है वो एक्चुअली बहुत मेहनत करता है बकचोदी के पीछे। बट आजकल ना चेल सनिन ने वही बकचोदी अपना ली है कि भाई ऐसी चीज़ बोलो जो सबको लगे कि भाई आउटरेजियस है। तो उसने बोला कि एक्चुअली ना पढ़ रही थी इस्लाम की इलिया टुपुरिया से, इसीलिए वो 170 पाउंड में चला गया। इस्लाम इज़ अ कावर्ड। अच्छा चलो सेम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये लॉजिक थोड़ा सा सही है। तो ये लॉजिक क्या कहता है कि अगर आप एक डिवीजन छोड़ के नेक्स्ट डिवीजन यानी ऊपर वाले डिवीजन में जाते हो तो एक्चुअली आप डक कर रहे हो उस डिवीजन में आने वाले फाइटर को, है ना। ये लॉजिक है। इस लॉजिक के हिसाब से क्या इलिया टुपुरिया भी कावर्ड नहीं है? एवलोएव को चांस देना चाहिए था, और एवलोएव को चांस दे ना दे वोल्कानोव्स्की को रीमैच तो देना चाहिए था ना। मैं ये कहूँ कि रीमैच से फट गई इलिया टुपुरिया की, क्यों नहीं फटेगी? पहला राउंड हारा था ना इलिया टुपुरिया, दूसरे राउंड में नॉकआउट किया था। वहीं मैक्स के साथ पहला राउंड हारा था, दूसरा राउंड हारा था, तीसरे राउंड में नॉकआउट किया था। टोटल चैंपियनशिप में 5 राउंड फाइट किया इलिया टुपुरिया ने, बट 5 में से 3 राउंड हारे और फिर बाकी जो बचे 2 राउंड है उनमें नॉकआउट किया। क्या मैं ऐसी कहानी बनाऊँ? ये कहानी एक्चुअली बकचोदी कहानी होगी, बट क्या मैं ऐसी कहानी बना के ये कह सकता हूँ कि इलिया टुपुरिया भाग गया 145 पाउंड से क्योंकि उसकी फट रही थी वोल्कानोव्स्की से? नहीं ना। एक्चुअली इस्लाम का केस कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इस्लाम ने लगभग सबको साफ कर दिया है टॉप में।
155 पाउंड में। हाँ, अरमान सुरीकन को भी साफ कर दिया है। पहली बात तो उसको वो हरा चुका है, दूसरी बात उसने उसको चांस दिया था, उस दिन वो नहीं आया फाइट में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कारण से नहीं आया, पर जो सच है वो सच है। इलिया टोपुरिया ये नहीं कह सकता, इलिया टोपुरिया ये नहीं कह सकता कि मैंने 145 डिवीजन साफ कर दिया है, अब कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। ऐसा नहीं है। 145 डिवीजन पिछले 5 साल में सिर्फ 2 फाइटर्स ने साफ किया है। एक का नाम है मैक्स होलोवे और दूसरे का नाम है वोल्कानोस्की। इलिया टोपुरिया वो फाइटर नहीं है। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलिया टोपुरिया एक्चुअली टॉप लेवल का फाइटर नहीं है? दोस्त, इलिया टोपुरिया एक्चुअली इतना टैलेंटेड है ना कि वो लेजेंड बन सकता है, पर वो बनेगा नहीं। कारण वो सिंपल सा है, क्योंकि इलिया टोपुरिया बहुत स्मार्ट है। मेरे ख्याल से अगले वो 2 साल में फाइट छोड़ देगा। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको लेजेंड कहते हो नहीं कहते, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है। पर ये जो पैन है ना, ये चूतिया मानती नहीं है। खैर, आप मान जाइए, हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब 2 चूतियापा खबरों के बाद एक ठीक ठाक खबर पे बात करते हैं। यार, अभी अभी खबर आई है कि इलिया टोपुरिया और अपना जो इलिया टोपुरिया का जो कोचिंग स्टाफ है ना, वो स्प्लिट हो रहे हैं। यानी कि सिंपल टर्म्स में किया जाए तो कहा जाए तो इलिया टोपुरिया अपना कैंप चेंज कर रहा है। मैं इलिया टोपुरिया के कोच के बारे में बता दूं। इलिया टोपुरिया के कोच नहीं, मैं एक काम करता हूँ, पहले कारण बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कारण मुझे क्यों सही नहीं लग रहा है। ठीक है, इलिया टोपुरिया ने यह बात स्पष्ट की है कि एक्चुअली वो अपना कोचिंग स्टाफ चेंज जरूर कर रहा है, बट उसके कोचिंग स्टाफ से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। और फिर इलिया टोपुरिया के कोच ने भी ये बात स्पष्ट की है कि भाई वो इलिया टोपुरिया उसको छोड़ रहा है, बट उससे उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। यानी कि दोनों के दोनों हमको ये बताना चाह रहे हैं कि वो दोनों का स्प्लिट जो है वो काफ़ी अच्छे टर्म्स में हो रहा है। अब और आगे जाके खबर देखी जाए तो ये बताया जाता है कि एक्चुअली स्प्लिट का सबसे बड़ा कारण था वो था लॉजिस्टिक्स। यानी कि सिंपल टर्म्स में कहा जाए कि कोच अलग अलग शहर में रहता है, इलिया अलग शहर में रहता है, और फिर कोच को बार बार अमेरिका आना पड़ता है इलिया की फाइट के लिए, तो उससे उसका जो नॉर्मल काम है वो दिक्कत में पड़ता है। अब ये बात मेरे को पच नहीं रही है। मैं कारण बहुत सिंपल से बताता हूँ। देखिए, इलिया टोपुरिया ऑलरेडी चैंपियन है, एक डिफेंस कर चुका है और अब अगले डिवीजन में चैंपियन बनने जा रहा है। अगर स्प्लिट होना भी था तो इस फाइट के बाद, UFC 317 के बाद स्प्लिट हुआ जा सकता था, है ना। अगर होना भी था स्प्लिट तो एक फाइट के बाद अगर स्प्लिट हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और दूसरा ये कहना कि भाई हम अच्छी टर्म्स में स्प्लिट हो रहे हैं, यार बिल्कुल अच्छी टर्म्स में हो रहे होंगे, बट अगर आप दोनों में समझदारी होती तो इस समय पे तो ये नहीं होता। तो कोई ना कोई कारण है जो हमारे को पता नहीं है। और अगर आप कहें कि फाइट पे इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्त, आपको पता है ट्रेनिंग कैंप खिलाड़ी का एक ऐसा घर होता है जहाँ पे खिलाड़ी ना बिल्कुल ओपन रहता है। उसको इस बात का डर नहीं रहता कि वो अपनी कमजोरियाँ किसी को दिखाएगा तो उसको कोई एक्सप्लॉइट करेगा। उसको इस बात का डर नहीं रहता कि कोई उसकी फ़ोटो गलत तरीके से खींच के ले जाएगा और कुछ भी बकचोदी करेगा। वो एक सेफ हाउस की तरह होता है। और बड़ी फाइट के पहले अगर आप सेफ हाउस चेंज कर रहे हो ना, तो दैट डजंट साउंड गुड टू मी। और इसके अलावा ना एक और बात जो मैं आपको पहले बताते बताते रुक गया, आपको याद है इलिया टोपुरिया के कोच जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इलिया टोपुरिया को लेके, और वो दुनिया भर के MMA के जो चैनल हैं उनको इंटरव्यू दिया करता था। अभी बस 15-20 दिन पहले की बात है। तो एक ऐसा कोच जो इलिया टोपुरिया को लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इंटरव्यू दे रहा है, उसको एकदम से लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? ये वही कोच है जिसने सबसे पहले ये बात लीक की थी कि इलिया टोपुरिया 145 छोड़ के 155 में जाने वाला है। प्रॉब्लम की शुरुआत इस बयान के बाद हुई या इससे पहले से थी, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इलिया टोपुरिया। इलिया टोपुरिया के मैनेजमेंट को ये सारी बातें सोचनी चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी खबर जो है वो है एलेक्स पेरेरा, मागोमेड अनकलाएव और UFC को लेकर है। ठीक है, पिछले 3 सालों से ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया में सबसे अच्छी कोई रिलेशनशिप है तो वो है UFC की रिलेशनशिप एलेक्स पेरेरा की तरफ। या फिर कहेंगे कि एलेक्स पेरेरा और UFC की रिलेशनशिप सब बहुत हंकी डोरी है, सब मज़ा आ रहा है दोनों को। पता है ये रिलेशनशिप कब तक अच्छी थी? जब कभी UFC को ज़रूरत पड़ी कोई मेन इवेंट बचाने के लिए तो एलेक्स पेरेरा ने हाथ उठाया। जब कभी शॉर्ट नोटिस फाइट के लिए, इवन चैंपियनशिप फाइट के लिए शॉर्ट नोटिस फाइट में अगर किसी की ज़रूरत पड़ी UFC को, तो उसने एलेक्स पेरेरा को कॉल किया और एलेक्स पेरेरा काम आया। बट जब एलेक्स पेरेरा की थोड़ी बहुत डिमांड है ना, तो ये रिलेशनशिप ख़राब हो गई। UFC पुश कर रही थी एलेक्स पेरेरा को जल्दी से जल्दी रीमैच करने के लिए। एलेक्स पेरेरा रीमैच के पहले टाइम चाहता था, इसीलिए UFC अपने पुराने जो उनका रंडियापा होता है ना वो चालू कर दिया उसने कि भाई एलेक्स पेरेरा ना फाइट नहीं करना चाहता। नंबर 1 ये बकचोदी हमेशा चलती है, कोई फाइटर फाइट करने को तैयार नहीं होगा ना तो बोलेंगे कि नहीं यार वो फाइटर फाइट ही नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा डरता है। या फिर ये कहेंगे कि वो फाइटर फाइट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। या फिर ये कहेंगे कि शायद एलेक्स पेरेरा ने इनफ पैसा कमा लिया है, अब उसको ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बकचोदी UFC के ब्रास जो है वो मीडिया में फैला रहा है। एलेक्स पेरेरा वो फाइट हारा है, उसको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है मागोमेड अनकलाएव के मुकाबले। और क्या एलेक्स पेरेरा डिजर्व करता है वो टाइटल शॉट? बिल्कुल डिजर्व करता है। अब
बात आती है कि मागोमेड अनकलायव से बार-बार ये कहलाया जा रहा है कि भाई वो नेक्स्ट फाइट करना चाहता है किसी और अपोनेंट से, तो बिल्कुल वो फाइट सेट कर देनी चाहिए, ना कि ये बकचोदी करनी चाहिए कि मैं नेक्स्ट फाइट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट फाइट करना चाहता हूँ। ताकि ये तब ऐसे समझ में आता है कि आप एक्चुअली बकचोदी कर रहे हैं किसी और पे दबाव डालने के लिए, ना कि नेक्स्ट फाइट करने के लिए। तो भाई ये है ना, ये गेम्स ना हमेशा यूएफसी और यूएफसी के आसपास के लोग खेलते हैं। और यूएफसी का जो जो भी नया कोई चैंपियन बनता है ना, तो यूएफसी क्या है, उसको बेहतर ट्रीट करने लगती है और एकदम से यूएफसी को अपना दोस्त बना समझने लगता है। यही दोस्त समझने की गलती एलेक्स पेरेरा ने की थी, उसको समझ में आई कि अभी सच्चाई क्या है। और मागोमेड अनकलायव जिस दिन वो हारेगा ना टाइटल, उस दिन उसको समझ में आएगा कि यूएफसी उसकी कितनी अच्छी दोस्त है। ये वही यूएफसी है जो मागोमेड अनकलायव को कम से कम 3 साल पहले टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था। और वो जो फाइट ड्रॉ हुई थी, वो ड्रॉ नहीं हुई थी, वो भी फाइट मागोमेड अनकलायव जीता था, ये हमको दिख रहा था तो यूएफसी को भी दिख रहा था। तो कम से कम उस आदमी को नेक्स्ट फाइट जो है टाइटल फाइट ही दी जानी चाहिए थी, नहीं दी गई ना। तो वही यूएफसी है जो मागोमेड अनकलायव के साथ वैसे पेश आ रही थी। अब क्योंकि वो चैंपियन बन गया है, उसके पैसे थोड़े बढ़ गए हैं, तो उसे यूएफसी में दोस्त नजर आने लगा है। एनीवेज, अरे यार एक और बात, ये कोई एक्चुअली कोई बात है नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हम यही खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंट खबरें यही थी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे न्यू फाइट चंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।